सीरीज की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस सीरीज की पहली वीडियो को शुरू करें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सीधे टेलीग्राम ऐप में जाकर सार सक्सेस को सर्च करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सार सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जिस तरह से मेरी जिम्मेदारी है आपको एक अच्छा कंटेंट देना, उसी तरह से आपकी भी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंटेंट की। कंटेंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फिर हम देखेंगे इससे जुड़ी कुछ की डेफिनेशंस की, उसके बाद हम पढ़ेंगे की थिंकर्स को, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे 3 फेजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, और लास्ट में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये 2 शब्दों का मिलाप है, यानी कि कंपैरेटिव प्लस पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि जब हम 2 चीज़ों जो कि समान हैं उनकी आपस में तुलना करते हैं तो उसे हम कंपैरेटिव कहते हैं। बेसिकली एक विधि है जिसके अंतर्गत हम एक चीज़ की दूसरे चीज़ के साथ तुलना करते हैं। वहीं पॉलिटिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो राज्य के साथ जुड़ी है, जिनमें प्रमुख चीज़ें आती है जैसे गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशंस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक तुलनात्मक विधि है या फिर तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें हम विभिन्न देशों, नागरिकों, वहाँ की राजनीतिक प्रणालियों, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बेसिकली हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत राजनीति से जितनी भी जुड़ी हुई शासन प्रणालियां हैं, लोग हैं, राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो फिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंपैरेटिव स्टडी की है। हमने अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको भी पढ़ा है और इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको भी हमने पढ़ा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ स्कॉलर्स ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में कुछ अपनी व्याख्याएं दी हैं, कुछ डेफिनेशंस दी है, जिनमें पहली डेफिनेशन है मैक्रेडिस और वार्ड की, जो कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बेसिकली एक स्टडी करने का तरीका है जिसमें हम नेशनल जो गवर्नमेंट्स होती है यानी कि राष्ट्रीय सरकारें होती है उनका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं समकालीन विश्व में। वहीं दूसरी परिभाषा दी है एमजी स्मिथ ने, और एमजी स्मिथ कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक संगठनों के स्वरूपों, इनके विशेषताओं, आपसी संबंधों, भिन्नताओं और परिवर्तनों के ढंगों का अध्ययन करते हैं। वहीं तीसरी परिभाषा दी है एम कर्टिस ने, और एम कर्टिस कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और राजनीतिक व्यवहार में पाई जाने वाली नियमितताओं, समानताओं और अंतरों से संबंधित है। वहीं अगली परिभाषा दी है ब्राबांते ने, और ब्राबांते कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सोशल ऑर्डर और पॉलिटिकल फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन के ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इंस्टीट्यूशन की पहचान की जाती है और इनकी तुलनात्मक स्टडी या फिर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की डेफिनेशंस हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस लेक्चर में हम अनेकों की थिंकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनमें नाम आते हैं एरिस्टोटल, निकोलो मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, एलेक्स डी टॉकविले, जेम्स ब्राइस, रॉबर्ट मिशेल्स, मैक्स वेबर, हरमन फाइनर। फिर हम बात करेंगे हेराल्ड डी लासबेल की, गितानो मोस्का, गिब्रिल आलमंड, मॉरिस डुवर्जे। फिर हम बात करेंगे डेविड ईस्टन की, सैमुअल पी हंटिंगटन और जियोविने सार्तरी। और फिर हम बात करेंगे टी.एच. मार्शल, कार्ल डब्ल्यू ड्यूश, आरएन लिस्फर्ट, एस.एम. लिपसेट। फिर हम बात करेंगे टेड रॉबर्ट गुर। फिर हम बात करेंगे रॉबर्ट डाहल, थेडास कॉकपॉल, बेनेडिक्ट एंडरसन, और लास्ट में हम बात करेंगे आर्नेस्ट गैलनर। तो ये जितने भी थिंकर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो में तो हम इनके बारे में नर्शल में या फिर हल्के फुल्के तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे आने वाली 10 वीडियो में हम डिटेल में एक एक चीज़ को अच्छे से इनसे जुड़ी हुई और इन्होंने जो नोशन दिए हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की।
जिसमें सबसे पहला फेज़ आता है एरिस्टोटल से लेके 17th सेंचुरी तक, दूसरा फेज़ आता है 18th और 19th सेंचुरी में, और तीसरा फेज़ आता है 20वीं शताब्दी से लेके प्रेजेंट तक। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज़ की, जो कि एरिस्टोटल से शुरू हुआ और 17th सेंचुरी तक चला। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग लिखी जो आप जानते हैं, द पॉलिटिक्स, जिसको ग्रीक भाषा में कहते हैं ता पॉलिटिका। और इसमें इन्होंने कॉम्पैरेटिव स्टडी का जो मेथड है वो यूज़ किया। कॉम्पैरेटिव मेथड यूज़ करते हुए 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जो कि ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस थे। उसके बाद इन्होंने जो है कॉम्पैरेटिव स्टडी को यूज़ किया, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स और कॉम्पैरेटिव मेथड के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी सबसे खराब शासन होता है, मूर्खों का शासन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट नोशन दिया, जिसको कि साइकिल नोशन ऑफ गवर्नमेंट्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि सरकारें जो है वो बदलती रहती है, यानी कि जो शासन होता है वो बदलता रहता है। मोनार्की से वो टिरनी बन जाता है, टिरनी से वो फिर एरिस्टोक्रेसी बन जाता है, एरिस्टोक्रेसी से वो ओलिगार्की, ओलिगार्की से फिर वो पॉलिटी, पॉलिटी से फिर वो डेमोक्रेसी बन जाता है। इस तरह से शासन का जो फॉर्म है वो बदलता रहता है, इसलिए एक साइकिल के रूप में है। और वहीं एरिस्टोटल ने लास्ट में जब इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने क्रांति और राज्य के बारे में, आइडियल स्टेट के बारे में अपने विचार दिए, और ये कहा कि अगर एक अच्छे और आइडियल स्टेट की स्थापना करनी है तो हमें मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाना होगा। और इसी मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने गोल्डन मीन की संज्ञा दी, जो कि पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी का एक मिश्रित रूप होगा। पॉलिटी में कुछ साधारण लोग होते हैं, जो सिंपल लोग होते हैं, आम जनता होती है। एरिस्टोक्रेसी में ऐसे लोग आते हैं जो उच्च घराने के लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास अच्छी शिक्षा होती है, बुद्धि होती है, विवेक होता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि जब इन दोनों अर्थात पॉलिटी और एरिस्टोक्रेसी के लोग आपस में मिलते हैं तो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम समझ लेते हैं एरिस्टोटल का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें सबसे पहले एरिस्टोटल बात करते हैं मोनार्की की, और ये कहते हैं कि मोनार्की गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि इसमें राजा लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि मोनार्की लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है, क्योंकि राजा तानाशाह बन जाता है और इस तरह से एक जो टिरनी होती है वो स्थापित हो जाती है, और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि राजा इसमें लोगों पर अत्याचार करता है और अपने लिए या फिर अपने जो करीबी लोग हैं उनके हितों के लिए ही काम करता है। लेकिन एरिस्टोटल फिर कहते हैं कि जो टिरनी है वो भी लंबे समय तक नहीं रहता है, और फिर लोग क्रांति लाकर फिर एरिस्टोक्रेसी की स्थापना कर देते हैं। एरिस्टोक्रेसी में क्योंकि कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास संपत्ति होती है, तो इस तरह से ये एक अच्छा शासन होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा ही ये शासन चलाया जाता है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि ये शासन का रूप भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में भी लोग जिनके पास शासन होता है वो स्वार्थी बन जाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, और फिर अल्पतंत्र का शासन स्थापित हो जाता है, यानी कि ओलिगार्की का शासन स्थापित हो जाता है, जिसे एरिस्टोटल ने वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि ये भी लंबे समय तक नहीं रह पाता है, और उसके बाद फिर पॉलिटी की स्थापना होती है, जो कि गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि पॉलिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके द्वारा लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए शासन चलाया जाता है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि इसमें भी लोग जब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, अपने लालच में डूब जाते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाती है, और डेमोक्रेसी को इन्होंने पूरी तरह से नकारा। इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी मूर्खों का शासन होता है, और इस प्रकार से लास्ट में एरिस्टोटल कहते हैं कि डेमोक्रेसी भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है और ये जल्दी ही मोनार्की में बदल जाती है। तो इस तरह से अगर हम एरिस्टोटल के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखें तो इन्होंने बोला कि एक चक्रीय है, ये बदलता रहता है, ये उस तरह से जिस तरह से साइकिल का पहिया घूमता रहता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फर्स्ट फेज में दूसरा नाम आता है निकोलो मैकियावेली का। निकोलो मैकियावेली इटालियन रियलिस्टिक थिंकर रहे हैं, जिनको जाना जाता है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, और इन्होंने दो इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे।
पहला है द प्रिंस, 1513 में लिखना शुरू किया और 1532 में ये पब्लिश होता है। दूसरा वर्क है द डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, जो 1531 में पब्लिश होता है। वहीं निकोलो मैकियावेली ने पॉलिटिक्स से एथिक्स को दूर किया, अलग किया, और इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशंस विद मॉरल्स। इन्होंने कहा कि राजनीति का नैतिकता के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और इन्होंने मोनार्की और रिपब्लिक, जो शासन के दोनों ये रूप हैं, इनके बीच कॉम्पैरेटिव स्टडी की। तो अब हम समझ लेते हैं मैकियावेली का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो मैकियावेली कहते हैं कि दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है, पहली है मोनार्की, दूसरी है रिपब्लिक। जब हम बात करते हैं मोनार्की की तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, यानी कि एक व्यवहारिक फॉर्म है। और रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो मैकियावेली कहते हैं कि ये आइडियल फॉर्म है, यानी कि आदर्श फॉर्म है। और मैकियावेली कहते हैं कि मोनार्की क्योंकि ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त है जहाँ या फिर जिस देश के लोग करप्टेड होते हैं, देश प्रेमी नहीं होते हैं, अत्याचारी होते हैं, पापी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में राजा अपने हाथों में शक्तियाँ अर्जित करता है और इन लोगों को अपने नियंत्रण में करता है, इनके ऊपर अपनी शक्ति बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ आइडियल फॉर्म में मैकियावेली कहते हैं कि ये ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो वहाँ पर लागू होता है जहाँ के लोगों का जीवन अच्छा हो, सच्चरित हो, जिनके अंदर नैतिकता हो, देश प्रेम की भावना हो। तो इस प्रकार से मैकियावेली ने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सेकंड फेज रहता है 18th और 19th सेंचुरी में, और इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है चार्ल्स डी मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने की नोशन दिया सेपरेशन ऑफ पावर्स। और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1748 में पब्लिश होती है, वहाँ पर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूएसए में भी सेपरेशन ऑफ पावर्स पाया जाता है, जो कि मॉन्टेस्क्यू के विचारों पर ही आधारित है। यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया, उसी के आधार पर अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्थापना की गई है। मॉन्टेस्क्यू ने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विकास में योगदान दिया और इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में कंपैरेटिव स्टडी करते हुए कहा कि रिपब्लिक, मोनार्की और डेस्पोटिज्म 3 प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो मॉन्टेस्क्यू 2 प्रकार के शासन की बात करते हैं। सबसे पहले एक है सुपीरियर, दूसरा है इन्फीरियर। सुपीरियर में ये कहते हैं कि इसमें रिपब्लिक और मोनार्की आते हैं, और इन्फीरियर में कहते हैं कि डेस्पोटिज्म आता है। आगे ये लिखते हैं कि डेस्पोटिज्म फियर और कोर्जन पर आधारित होता है, यानी कि भय और बल पर आधारित होता है, लोगों पर इसमें अत्याचार किए जाते हैं। वहीं ये कहते हैं कि रिपब्लिक होता है वर्चू, यानी कि सद्गुण पर आधारित होता है, जहाँ पर लोगों को भी पूरे के पूरे चांस होते हैं विकास करने का, जस्टिस पाने का। और ये कहते हैं कि मोनार्की होता है ऑनर पर आधारित, क्योंकि इसमें राजा शासन करता है। आगे ये कहते हैं कि रिपब्लिक 2 भागों में विभाजित होता है, पहला है डेमोक्रेसी, दूसरा है एरिस्टोक्रेसी। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी वहाँ पाया जाता है जहाँ लव हो, इक्वालिटी हो, कॉमन गुड हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी की विशेषताएं होती है लव, इक्वालिटी और कॉमन गुड। वहीं ये कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी होता है मॉडरेशन के बेस पे, बैलेंस्ड अप्रोच पे। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि एरिस्टोक्रेसी में ना तो ज़्यादा ही लोगों को स्वतंत्रताएं दी जाती है, न्याय दिया जाता है, और ना ही लोगों पर पूरी तरह से अत्याचार किया जाता है या लोगों का दमन किया जाता है। ये बिल्कुल बीच का रास्ता होता है। वहीं 19th सेंचुरी में जे.एस. मिल, फ्रीमैन और टॉकविले जैसे विचारकों ने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। टॉकविले ने 1835 में एक इम्पोर्टेंट राइटिंग लिखी जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और इसमें इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसमें इन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेसी का अध्ययन किया, और इस अध्ययन को इन्होंने यूरोपियन डेमोक्रेसी के साथ तुलना की, यानी कि इसको कंपेयर किया। वहीं बेंथम, मार्क्स, कॉम्टे, हेनरी मैन जैसे विचारकों ने भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका अभिनीत की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थर्ड फेज 20th सेंचुरी से प्रेजेंट तक चला हुआ है, और ये एक ऐसा फेज है जो मॉडर्न है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और जिसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसमें अनेकों थिंकर्स आते हैं जैसे जेम्स ब्राइस, रॉबर्ट मिशेल्स, मैक्स वेबर, फाइनर, लास्टबेल, आलमंड, रॉबर्ट डाहल, लिंडब्लोम,
मॉरिस डुबर्जे, डेविड ईस्टन, हंटिंगटन, लर्नर, मार्शल, बर्बा, पावेल, कार्ल ड्यूश, लिस्फर्ट, लिपसेट, कार्डोसो, टेड, रॉबर्ट गुर्र, जियोवेनी सार्तोरी, बेनेडिक्ट एंडरसन, अर्नेस्ट गेलनर, रॉबर्ट पुटनम जैसे विचारक इसमें आते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं जेम्स ब्राइस की। जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक किताब लिखते हैं जो 1921 में पब्लिश होती है और इसको माना जाता है पहला ऐसा वर्क या फिर कॉम्पेटिटिव स्टडी डेमोक्रेटाइजेशन और डेमोक्रेसी के ऊपर। दूसरा नाम आता है रॉबर्ट मिशेल्स की जो लिखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज और ये पब्लिश होती है 1915 में। और इन्होंने इसमें बात की सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें ये कहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट होते हैं लीडर्स के द्वारा, जिसको इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की संज्ञा दी। अगला नाम आता है एम ऑस्ट्रोगोर्स्काई और इन्होंने इंपॉर्टेंट राइटिंग लिखी डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये 1902 में पब्लिश होती है और इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की डेमोक्रेटिक सफरेज की। खास तौर पे इन्होंने ब्रिटेन और यूएस का जो पार्टी सिस्टम है उसकी कंपैरेटिव स्टडी की। अगला नाम आता है मैक्स वेबर का। इनकी प्रमुख राइटिंग है इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो 1921 में पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने पॉलिटिकल जो फॉर्म्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की, जिसको इन्होंने कहा सिस्टम्स ऑफ रूल और रूलरशिप। और इन्होंने 3 प्रकार की अथॉरिटी की बात की, कैरिज्मेटिक, लीगल एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। वहीं अगला नाम आता है हरमन फाइनर का जिन्होंने लिखी द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट और ये 1932 में पब्लिश होती है। इन्होंने बात की गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस की। और अगला नाम आता है हेराल्ड डी लासबेल का जिन्होंने लिखी पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ और ये राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसे पूछा भी गया है। ये 1936 में पब्लिश होती है और इस कृति में इन्होंने आइडिया दिया पावर का और इन्होंने बोला कि जो पावर होती है उसका मैनिपुलेशन होता है रूलिंग क्लास के द्वारा और इन्होंने इसमें काउंटर इलीट्स की भी बात की। अगला नाम आता है गितानो मोस्का का। ये लिखते हैं द रूलिंग क्लास जो कि 1939 में पब्लिश होती है और इसे इलीट थ्योरी पर लिखा गया सबसे अहम वर्क माना जाता है। वहीं अगला नाम आता है कार्ल पोलाइनी और ये लिखते हैं द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन 1944 में और इन्होंने बात की इसमें डेवलपमेंट और मार्केट सोसाइटी की। वहीं अगला नाम आता है गैब्रियल आलमंड का और गैब्रियल आलमंड को तो आप सभी जानते हैं। इन्होंने लिखा कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम 1956 में पब्लिश होता है जिसमें इन्होंने बात की 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की, जिसमें ये बात करते हैं पहली द एंग्लो अमेरिकन, दूसरी ये बात करते हैं द कॉन्टिनेंटल यूरोपियन, तीसरी ये बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की और चौथी ये बात करते हैं द टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। वहीं दूसरी राइटिंग में जो कि है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया जो 1960 में पब्लिश होती है, इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को यूज़ किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और इन्होंने इसमें थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी की। वहीं अगला नाम आता है लासबेल का। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग लिखी जिसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये 1936 में पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने पावर का आइडिया दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो पावर का आइडिया है उसे मैनिपुलेट किया जाता है रूलिंग इलीट के द्वारा और जो काउंटर इलीट होता है। वहीं अगला नाम आता है F.H. कार्डोसो का और कार्डोसो की अगर हम बात करें तो ये लिखते हैं डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश होती है 1971 और 1979 में और इन्होंने इसमें लैटिन अमेरिका में डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की। और अगला नाम आता है टेड रॉबर्ट गुर्र। ये लिखते हैं व्हाई मैन रिबेल जो कि 1970 में पब्लिश होती है और इसमें ये बात करते हैं कि लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों राज्य के अगेंस्ट रिबेलियन करते हैं, विद्रोह करते हैं। और अगले थिंकर का नाम आता है लिजफर्ड और ये लिखते हैं डेमोक्रेसी इन प्लूरल सोसाइटीज़ और कंपैरेटिव एक्सप्लोरेशन जो कि 1977 में पब्लिश होती है और इसमें ये बात करते हैं डेमोक्रेसी इन डिफरेंट सोसाइटीज़, अर्थात जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे डेमोक्रेसी की क्या क्या भूमिका है, किस तरह से अलग अलग डेमोक्रेसी डिफरेंट सोसाइटीज़ में पाई जाती है। अगले थिंकर का नाम है थेडास कॉकपॉल और ये लिखते हैं स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशंस अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रशिया एंड चाइना जो कि 1979 में पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने राज्यों के
20 कॉम्पैरेटिव स्टडी की है, यानी कि विभिन्न राज्यों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। अगला नाम आता है जियोवैनी सार्तोरी का। ये लिखते हैं पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, जो कि 1976 में पब्लिश होती है और ऐसा माना जाता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम का। वैसे भी पार्टी सिस्टम और पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उनके ऊपर इनकी बहुत गहरी रिसर्च रही है। और अगला नाम आता है थेडा स्कॉकपॉल का। ये लिखते हैं स्टेट एंड सोशल रेवोल्यूशंस अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रशिया एंड चाइना, जो कि 1979 में पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने फ्रांस, रशिया और चाइना जैसे राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। वहीं अगले विचारक का नाम आता है बेनेडिक्ट एंडरसन, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट राइटिंग लिखी इमेजिन कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया इमेजिन कम्युनिटी। अगले विचारक का नाम आता है अर्नेस्ट गेल्नर, जिन्होंने लिखी नेशंस एंड नेशनलिज्म, जो कि 1983 में पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया जिसमें ये कहते हैं कि नेशनलिज्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि विश्व में जो राष्ट्रवाद उदित हुआ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही उदित हुआ है, ये कहते हैं अर्नेस्ट गेल्नर। वहीं अगले विचारक का नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन। पहले भी हमने इनको डिस्कस किया है। ये दूसरी राइटिंग में लिखते हैं द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जो 1991 में पब्लिश होती है और जिसमें ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की, यानी कि जो मिलिट्री रिजीम है या फिर मोनार्की जिन देशों में पाई जाती है वो किस तरह से परिवर्तित होते हैं और लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, इसकी ये बात करते हैं। और साथ में इन्होंने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहाँ तक काम करता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की क्या सीमाएं हैं। तो जब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तारित है। इसमें हम अनेकों चीज़ें शामिल करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, अर्थात इसमें हम डिफरेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है या फिर राजनीतिक गतिविधियां होती है उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जब किसी समाज में किसी प्रकार का विरोध या समस्या उत्पन्न होती है, तो उस विरोध या समस्या से निपटने के लिए जो सामूहिक प्रयत्न किए जाते हैं, तो उन सामूहिक यत्नों या फिर प्रयत्नों को राजनीतिक गतिविधि या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। दूसरा नाम आता है स्टडी ऑफ मैनी व्हाइज, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम अनेक क्यों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चीन में साम्यवादी दल क्यों पाया जाता है, क्यों भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है। तो इस तरह के जो सवाल है, इन सवालों का तुलनात्मक अध्ययन हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में करते हैं। अगला पॉइंट है पॉलिटिकल पावर, यानी कि इसमें हम राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करते हैं कि शक्ति किसके हाथ में रहती है, शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग कौन करता है। और अगला पॉइंट है पॉलिटिकल कल्चर, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि राजनीति जो संस्कृति होती है उनके प्रति लोगों का क्या रुझान है, अर्थात लोग किस तरह से राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या सिर्फ ये वोट डालते हैं या अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए भी लड़ते हैं। और अगला पॉइंट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब लोगों में राजनीतिक संस्कृति विकसित करने का यत्न किया जाता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय के जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दी जिन्हें हमने ग्रहण किया, तो इसे हम सोशलाइजेशन या फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कह सकते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जितने भी होते हैं उनकी हम व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी हम स्टडी करते हैं, भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका भी हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो इनमें अलग अलग देशों के जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं उनकी हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स, अर्थात विश्व की जितनी भी सरकारें हैं गवर्नमेंट्स हैं उनका भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है यानी कि विश्व के देशों में जो
पॉलिटिकल चीज़ें होती है, संस्थाएं होती है, उनकी जो प्रक्रिया होती है, जैसे लोगों का जो है वो किस तरह का रुझान होता है, लोग किस तरह से जो है अपने नेताओं को चुनते हैं, सरकार किस तरह की नीतियां लोगों के लिए बनाती है, तो ये सारा का सारा जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस कहलाता है। तो इसमें हम पॉलिटिकल प्रोसेस की भी तुलना करते हैं या फिर तुलनात्मक स्टडी करते हैं। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो ये कब हमें पता चला? जब हमने कंपैरेटिव स्टडी की। अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ ग्रुप्स। इसमें हम बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं, हित समूह होते हैं, उनका भी हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और अगला पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं उसका हम कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे भारत में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अमेरिका में ज़्यादा करते हैं, या फिर युगांडा या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे लोग कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन चीज़ों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। वहीं अगला पॉइंट है स्टडी ऑफ नॉन पॉलिटिकल फैक्ट्स, यानी कि जो गैर राजनीतिक तथ्य होते हैं उनका भी हम आधुनिक जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस है या पॉलिटिक्स है उसमें भी हम अध्ययन करते हैं। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, इन तरह के जितने भी क्षेत्र हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं लेकिन राजनीतिक नहीं हैं, उनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब बारी आती है कुछ रेफरेंसेस और सोर्सेज को थैंक्स करने की, क्योंकि इन्हीं रेफरेंसेस और सोर्सेज की वजह से मैं ये लेक्चर तैयार कर पाया। तो इसमें पहला नाम आता है डेनायल कैरेमनी का, जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिखी। ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहीं दूसरा नाम आता है ओपिगावा का, जिन्होंने तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा लिखी। वहीं अगला नाम आता है जेसी जोहरी का, इनकी किताब का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। वहीं सबसे प्रमुख नाम आता है पंपा मुखर्जी का, जिनकी गाइडेंस और जिनके नोट्स की वजह से मैं ये लेक्चर तैयार कर पाया। वहीं कुछ मेरे MA के क्लास नोट्स भी है जो पंपा मुखर्जी की क्लासेस से मैंने नोट किए थे, तो उसकी वजह से भी मैं ये लेक्चर तैयार कर पाया। तो इन रिसोर्सेज और रेफरेंसेस के लिए एक बार फिर से दिल से शुक्रिया, और आपने इस वीडियो को देखा, आपके लिए भी दिल से थैंक्स।